वेलकम टू मैम की क्लास, जहाँ होती है टीचिंग इजी और इंटरेस्टिंग। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। लेट्स लर्न इन वेरी इजी वे। चलो पढ़ें। बाजार संतुलन चैप्टर 5 के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि हमने बाजार संतुलन तब देखा था जब फर्म की संख्या फिक्स थी, यानी स्थिर थी। ठीक है, लेकिन एक केस ये भी होता है कि बाजार जो फर्म है वो बिना रोक टोक के बाजार में आ सकें और जा सकें। ठीक है, यानी प्रवेश और बहिर्गमन, बहिर्गमन यानी बाहर जा सकें और प्रवेश कर सकें, ये चीज़ होती रहे। यानी आप पूर्ण प्रतियोगिता जो होता है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा या पूर्ण प्रतियोगिता की जो स्थिति होती है वो है बाजार में, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि प्रवेश आ सकती है, जो फर्में हैं वो प्रवेश कर सकती हैं और बाहर भी जा सकती हैं। यानी कि देखो, जो बाजार है, अगर ये मार्केट है आपका, यहाँ अगर दो फर्में हैं, फर्म 1 फर्म 2, तो यहाँ ज़रूरी नहीं, यहाँ पे हो सकता है फर्म 3 आ जाए, फर्म 4 फर्म 5 आ जाए। लेकिन जब दूसरी स्थिति है तो इसमें से जा भी सकती हैं, फर्म 4 बाहर चला जाए। ठीक है, तो ये स्थिति का अध्ययन हम इस वाले पार्ट में करेंगे। अब आपके माइंड में ये सवाल आ सकता है कि क्या स्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि फर्म को अंदर आना होता है मार्केट में या बाहर जाना होता है। भाई कोई तो कारण होगा ये होने का कि एक फर्म जो है बाजार में प्रवेश करती है या बाहर जाती है। ठीक, इससे पहले थोड़ा सा मैं बता दूं, उद्योग और फर्म और बाजार क्या है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए इसको। शायद फर्म आप किसी फैक्ट्री को समझ लें। तो देखिए, यहाँ फर्म क्या होती है, जैसे कि ये जो है, यहाँ पे बहुत सारी फर्में हैं। ठीक, फर्म यानी आप एक फैक्ट्री ही समझ लीजिए या फिर एक कंपनी। एक कंपनी किसी एक वस्तु को बनाएगी, मान लीजिए साबुन। ठीक है, साबुन का फर्म 1 है और साबुन ही बनाने वाला फर्म 2 है, लेकिन इसके साबुन का नाम हमाम है, इसके साबुन का नाम लाइफ है। दूसरा एक फर्म 3 है, उसके साबुन का नाम जो है कुछ और है, डव है या कुछ और है। तो साबुन सब बना रही हैं और नहाने वाला साबुन, लेकिन उनके नाम अलग अलग हैं, यानी ये फर्में अलग अलग हैं, कंपनियां अलग हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जब मिल, जहाँ फर्म 1 फर्म 2 फर्म 3, यानी साबुन बनाने वाली जितनी फर्में हैं, अलग अलग साबुन तो बना रही हैं लेकिन साबुन बनाने वाली जितनी फर्में हैं वो अगर एक साथ मिलाई जाए तो वो क्या हुआ, उद्योग हुआ। कौन सा उद्योग, साबुन उद्योग। आप कहेंगे ये साबुन उद्योग है, यानी देश में जितने प्रकार के साबुन बन रहे हैं वो फर्में अलग अलग हैं, उनकी कंपनियां अलग हैं, लेकिन उद्योग साबुन उद्योग कहलाएगा। ठीक है, और बाजार क्या है, बाजार तो बाजार है भाई, जहाँ पे कंपनियां अपने माल बेचा करती हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो बाजार में अलग अलग कंपनियां, यानी कि अलग अलग फर्में आ सकती हैं और जा सकती हैं। ठीक है, तो इसका कैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये कब होता है। अब इस स्थिति के लिए पहले एक चीज़ समझिए। मान लीजिए ये बाजार है, ठीक है, ये है मार्केट, और यहाँ पर फर्म 1 है, फर्म 2 है। यही दो फर्में, यही दो कंपनियां हैं। किसी भी चीज़ का आप ले सकते हैं, कपड़े का ले सकते हैं, साबुन का ले सकते हैं, क्रीम का ले सकते हैं। तो ये मार्केट में ये दो फर्में हैं। अब यहाँ पर अगर ये मान लीजिए इतना लाभ कमा रही हैं, इतना लाभ है, ये जो पार्ट है समझिए वो लाभ है। लाभ कैसे निकलता है, इन्होंने जितनी लागत लगाई और जितना मिला, तो इतना लाभ मिल रहा है। ठीक है, इतना लाभ मिल रहा है। अब जो बाहर लोग हैं, बाहर जो कंपनियां हैं, अभी उन्होंने तय नहीं किया। मान लीजिए आप ही हैं, आपको कोई बोले कि कौन सा उद्योग करोगे या कौन सा बिजनेस करोगे, तो आप सोचेंगे ना कि लाभ किस में ज़्यादा है ना। तो ये जो खड़ी हुई हैं, देख रही हैं, अरे वाह लाभ है, तो ये सब की सब कहाँ आकर्षित होंगी, इस मार्केट में जाने को आकर्षित होंगी। सोचेंगी कि ये लाभ हमें भी मिले, ये लाभ इतना मिल रहा है तो हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जब ये आएंगे, तो मान लीजिए यहाँ पे फर्म 3 4 5 6 इसी तरह आएंगी। यानी जब ये लाभ कैसा है, असामान्य,
असामान्य यानी कि सामान्य रूप से नहीं, असामान्य, ज़्यादा है लाभ, तो ये फर्में यहाँ आ जाएंगी। जब ये आना शुरू करेंगी तो मान लीजिए फर्म 3 को इतना बढ़ गया, फर्म 4 को इतना बढ़ गया, फर्म 5 ने इतना ले लिया, फर्म 6 ने इतना ले लिया, यानी लाभ यहाँ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे ये आएंगी तो लाभ क्या होगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। और कहाँ तक कम होगा, जब ये लाभ पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक, जब ये लाभ खत्म हो जाएगा तो ये असामान्य लाभ नहीं बल्कि सामान्य लाभ हो जाएगा। यानी जितना, ये लाइन पे आ जाएंगी सब, यानी जितना लगाया उतना पाया, सब असामान्य लाभ घट के सामान्य लाभ हो जाएगा। लेकिन फिर भी कोई अगर फर्म इसमें 7 आती है तो वो क्या होगा, 7 के कारण यहाँ हानि होने लगेगी, क्योंकि 7 को कोई लाभ यहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक फर्म की हानि होने लगेगी। मान लो फिर F8 आ जाएगा और हानि होने लगेगी। तो अब ये जब हानि होने लगेगी, सामान्य लाभ भी हानि में बदल जाएगा। तो जब हानि होगी तो फर्में क्या करेंगी, अगर आपको किसी व्यापार में घाटा होगा तो आप क्या करेंगे, बाहर जाएंगे। ठीक है, इसी को कहते हैं बहिर्गमन। अब आप जब बाहर जाने लगेंगे, यानी फर्म 7, फर्म 8 बाहर को निकल जाएंगी, फिर सामान्य लाभ होने लगेगा। बात समझ रहे हैं, इनका देखा देखी सब लोग को हानि लगेगा और निकल जाएंगे, तो निकलेंगे बहुत ज़्यादा निकल जाएंगे तो फिर से लाभ दिखने लगेगा, फिर लाभ से आकर्षित होके जाएंगे तो फिर हानि दिखने लगेगी। यानी कि ये जब दोनों चीज पर प्रवेश और यहाँ क्या हो रहा है, प्रवेश हो रहा है, प्रवेश और बहिर्गमन कहाँ पर सामान्य हो जाते हैं, सामान्य लाभ पर। यानी ये सामान्य लाभ पर संतुलन आ जाता है। यानी संतुलन की स्थिति में क्या होता है, सामान्य लाभ होता है। ठीक है, तो सामान्य लाभ न तो अधिक लाभ होता है, न हानि की स्थिति होती है, ये सामान्य होता है। ठीक है, इसी बात को जरा सा पूर्ति और डिमांड वक्र से समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, जब अधिक लाभ होने लगता है तो कई फर्में जब आती हैं, मान लो मार्केट में आएंगी, कई फर्मों का आने का क्या मतलब हुआ कि पूर्ति ज़्यादा होने लगी, है ना। जब पूर्ति ज़्यादा होने लगी, कि मान लीजिए कि पूर्ति वक्र पहले यहाँ है, क्यू कीमत पे, यहाँ पी कीमत पे क्यू मात्रा हो रही है, तो जब ज़्यादा होने लगेगी, पूर्ति जब ज़्यादा होती है तो किधर को शिफ्ट होती है, दाहिनी साइड। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। तो दाहिनी साइड ये शिफ्ट हो गई, यानी कि अब यहाँ पे हो गया इसका जो E1 यहाँ था, यानी संतुलन, वो इक्विलिब्रियम यहाँ हो गया, संतुलन 2 पे आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग जो P है वो कहाँ चला गया, P यहाँ, यानी कीमतें गिर गई। यानी फर्म जब आएगी तो बाजार कीमत गिर जाती है, और जैसे ही कीमत गिरती है तो यहाँ पे जो असामान्य लाभ होता है वो क्या होता है, देखो, कीमतें गिरी, असामान्य लाभ भी गिर गया, यानी कि समाप्त। जब लाभ तब होता है जब कीमतें इतनी ज़्यादा रहें और बढ़ जाए, तब असामान्य लाभ किसी को होगा। लेकिन जब मार्केट का रेट ही गिर जाए तो असामान्य लाभ जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो जब ज़्यादा फर्में आती हैं तो सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है, और बढ़ने के कारण कीमत गिर जाती है, और कीमत गिरने के कारण असामान्य लाभ समाप्त हो जाता है। ठीक है, असामान्य लाभ समाप्त हो जाएगा और सामान्य लाभ अर्जित करने लगेंगी। और सामान्य लाभ भी किसी को नहीं बोलेगा कि भैया आओ, कोई फर्म का इतना नहीं है, बोलेंगे अरे वहाँ तो बस जितना लगाया जा रहा है उतना मिल जा रहा है, तो यानी कि वहाँ सामान्य लाभ है, तो कोई भी फर्म यहाँ आकर्षित नहीं होगी आने के लिए। ठीक, और लेकिन जब यहाँ पे कम लाभ होने लगेगा तो कुछ फर्में निकल जाएंगी। ठीक है, जब कम लाभ होने लगेगा तो कुछ फर्में यहाँ से निकलेंगी और फिर सामान्य लाभ पे पहुँच जाएंगे। तो हमने क्या देखा कि प्रवेश और बहिर्गमन, यानी बाहर गमन, बाहर जाना, बहिर्गमन से, इन दोनों ही क्रियाओं से क्या होता है, जो फर्म होती है प्रचलित बाजार कीमत पर केवल सामान्य लाभ ही अर्जित करती है। यानी जब फर्में आ सकती हैं और जा सकती हैं तो केवल सामान्य लाभ ही होगा।
अब इसको थोड़ा सा न्यूनतम औसत लागत के रूप में देख लेते हैं। न्यूनतम औसत लागत देखिए, दो स्थितियां मैं यहाँ आपके सामने रखूंगी। यहाँ पे हमारा P होता है, क्योंकि ये पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाली जहाँ फर्में आ सकती हैं और जा सकती हैं बेरोक टोक, वो पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति होती है। और पूर्ण प्रतिस्पर्धा के लेसन में मैंने आपको बताया है वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो उसमें मैंने आपको बताया कि P जो है वो MR बराबर AR होता है। ठीक, अब न्यूनतम औसत लागत कैसे होती है? सबसे पहले तो हम यहाँ MC बनाते हैं, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट, यानी सीमांत लागत। और मान लीजिए कि यहाँ पे औसत लागत हमारी जो है, न्यूनतम औसत लागत ये AC है, वो इतनी है। यानी कि यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम होता है और इसके परपेंडिकुलर Q है और इसके परपेंडिकुलर यहाँ नापेंगे, तो इसके यहाँ पर हम एक लंब डालेंगे, तो P हमारा क्या हुआ? बढ़ गया। P1 क्या हुआ? P से ऊपर को है। ठीक है, यहां बात समझिए आप। लगाया आपने इतना AC कॉस्ट है, तो लगाया, मिला आपको इतना, यानी लगाया है ज्यादा। P1 OP1 आपने, यानी कि OP1 जो है वो क्या है? लागत है ना। और पा कितना रहे हैं आप? OP। ये OP जो है वो आपका इसको कह सकते हैं रेवेन्यू है, यानी कि आगत, यानी आपको मिल रहा है। तो मिल रहा है कम और लग रहा है ज़्यादा, यानी ये पूरा का पूरा ये जो पार्ट है वो क्या है? हानि है। समझ गए बात? अब ये हानि है तो यहाँ से क्या होगा? फर्में बाहर को चली जाएंगी, यानी कि जब फर्में बाहर को जाएंगी तो ये कॉस्ट फिर धीरे धीरे नीचे आके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और फिर सामान्य लाभ होने लगेगा। अब दूसरा क्या सिचुएशन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा सिचुएशन ये है, ये तो असामान्य हानि का सिचुएशन था, हानि का। और अब हम देखते हैं कि लाभ, असामान्य लाभ का सिचुएशन क्या है। यहाँ पे हमारा MR AR और ये हमारा MC होता है। ठीक है, जो कि यहाँ काटा है, तो यहाँ पर हमारा Q होगा इसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हमारी औसत लागत, न्यूनतम औसत लागत यहाँ है, तो देखिए होता क्या है, यहाँ पे P है, ये P1 के बराबर है। तो लगाया इतना, OP1 लगाया। ठीक है, कॉस्ट कितनी है? OP1 देखिए यहाँ, और मिला कितना हमें? P, यानी ज़्यादा मिला। तो ये पूरा का पूरा जो है वो क्या है? असामान्य लाभ है। ठीक, ये असामान्य लाभ है और इसी से आकर्षित होकर अन्य फर्में आएंगी, और जब आएंगी तो AC हमारा ऊपर को जाएगा, और ऊपर को जाके क्या होता है? सामान्य लाभ। सामान्य लाभ की स्थिति कैसी होती है वो ग्राफ भी आप बना लीजिए। यहाँ पर है, यहाँ हमारा MC होता है और ये हमारा MR बराबर AR। ठीक, और यहाँ से ऐसे AC। ठीक, यहाँ जब है तो यहाँ हम देख रहे हैं P और ये Q है इसके अकॉर्डिंग, जितना यानी कि लगा रहे हैं उतना पा रहे हैं। ये स्थिति क्या है? सामान्य लाभ की है। ठीक है, तो सामान्य लाभ की ओर ही अग्रसर हो जाता है और सामान्य लाभ ही रहता है दीर्घकाल तक। अल्पकाल में असामान्य लाभ और हानि हो सकती है, लेकिन दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ हो सकता है। तो प्रवेश और बहिर्गमन का क्या मतलब है? बाजार कीमत हमेशा क्या रहेगी? न्यूनतम औसत लागत के बराबर होगी। यहाँ P किसके बराबर है? न्यूनतम P बराबर क्या हो जाएगा? न्यूनतम औसत लागत, इसके हमेशा बराबर रहेगा। प्रवेश और बहिर्गमन का ये रिजल्ट होगा, यानी संतुलन कीमत क्या होगी? संतुलन कीमत न्यूनतम औसत लागत के बराबर होगी। यहाँ पे एक चीज़ और, एक रेखा हम बना सकते हैं जो कि यहाँ हमारी इस तरह से जाएगी। ये आपकी किताब में दिया हुआ है, ये हमारा डिमांड कर्व है। तो ये डिमांड कर्व इसी ई से जाएगा, ई से ही जाएगा डिमांड कर्व, और ये न्यूनतम औसत लागत के ही बराबर होगा। ठीक है, यहीं से जाएगा और यहीं पे हमारी पूर्ति जो कि ये है, इसके ऊपर का भाग होता है, ये पूर्ति वक्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये DD डिमांड वक्र को भी हम ऐसे बना सकते हैं। अब एक सिचुएशन हम देखेंगे यहाँ पे कि जब
फर्म जो है बिना रोक टोक के आ सकती है और जा सकती है, प्रवेश कर सकती है और बहिर्गमन कर सकती है। तो अगर मांग में शिफ्ट हो जाता है तो फिर क्या होता है? मांग में शिफ्ट, इससे पहले हमने देखा कि जब फिक्स रहती है तो मांग में शिफ्ट का क्या प्रभाव पड़ता है। अब जब दोनों चीज आ सकती है जा सकती है तो क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम देखेंगे। देखिए ये डिमांड कर्व जो है हमारा, ये है 1 और उस ये यहाँ के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, Q है और ये P है, ठीक। लेकिन जब डिमांड बढ़ता है यानी कि शिफ्टिंग होगा इधर को, D2 हो जाए, तो क्या होगा, यहाँ पर जब शिफ्ट होगा तो उच्च मात्रा की पूर्ति उसी कीमत पर होगी। यानी कि मात्रा यहाँ पे क्या हो गया हमारा, Q से Q1 हो गया, बढ़ गया ना, लेकिन उसी कीमत पे होगा। जब डिमांड वक्र इधर को बढ़ जाएगा तो उसी कीमत पे ज़्यादा मात्रा की पूर्ति होगी। कैसे होगी, ये ऐसे होगी कि डिमांड बढ़ा तो फर्में यहाँ पे आकर्षित होंगी और पूर्ति ज़्यादा हो जाएगी, तो ये हमारी पूर्ति वहीं पे एडजस्ट हो जाएगी और जो डिमांड कर्व है यहाँ से यहाँ भी हो जाएगा, तो हमारी मात्रा तो बढ़ जाएगी क्योंकि फर्में आ गई हैं भाई, फर्में प्रवेश कर गई हैं। ये जो स्थिति है प्रवेश की होगी, फर्मों की प्रवेश की होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब पूर्ति बढ़ जाएगी यानी डिमांड यहाँ पे संतुलित हो जाएगा और इसी कीमत पे ज़्यादा मात्रा की पूर्ति होगी। अब यही दूसरा सिचुएशन क्या होगा, P यहाँ है, डिमांड कर्व यहाँ है हमारा D1, और जब यहाँ पे डिमांड, यहाँ पे मान Q हो रहा है, उत्पादन जो है पूर्ति हो रही है, जब डिमांड कर्व इधर को हो जाए यानी कम हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे कम मात्रा की पूर्ति होगी उसी कीमत पर। ये ध्यान रखिए, कीमत वही है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर डिमांड कम हो जाएगा यानी घाटा होने लगेगा तो फर्में क्या रहेंगी, यहाँ पर बहिर्गमन करेंगी। फर्म जो है बहिर्गमन करेंगी, तो ये बहिर्गमन की स्थिति हो जाएगी, ये प्रवेश की स्थिति हो जाएगी। तो यहाँ पे जब संतुलन क्या है, यहीं पर आकर रुक जाएगा। ये जो है ना, ई था हमारा, यहाँ पे इधर को हुआ, इधर इधर इधर, लेकिन ई पे ही आ जाएगा। यानी कि प्रवेश और बहिर्गमन करके जो है बैलेंस बना रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे हमने इससे भी यानी मांग में शिफ्ट से भी देखा कि क्या प्रभाव पड़ सकता है। अब देखिए, जब बाजार कीमत जो है, बाजार कीमत अत्यधिक ऊंची हो जाए, ज़्यादा हो जाए या अत्यधिक कम हो जाए, ऊंची हो जाए तो उपभोक्ता को हानि होगी और बहुत कम हो जाए तो उत्पादक को हानि होगी। तो इस स्थिति में किसका बनता है कर्तव्य कि इसको बैलेंस करे, वो है सरकार। सरकार ये क्या करती है, नियमन करती है, रेगुलेशन करती है। नियमन यानी रेगुलेशन, यानी कुछ नीति नियम लाती है जिसके कारण ये ऊंची कीमत या कम कीमत होने के से उपभोक्ता या उत्पादक को हानि न उठाना पड़े। तो इसके लिए जब ये सरकार नियमन करती है तो वो निर्धारित करती है क्या, ये उच्चतम निर्धारित कीमत। उच्चतम निर्धारित कीमत का मतलब क्या हुआ, किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की ऊपरी सीमा को उच्चतम निर्धारित कीमत कहते हैं, ठीक है। ये एक फिक्स एक लाइन कर देती है कि भैया इतना होना चाहिए, अब इससे ज़्यादा ना हो, इससे ज़्यादा पे ना बिके। यानी कि ये जो लाइन है या ये कीमत है, मान लीजिए किसी चीज़ की कीमत ऊंची हो रही है तो चली जा रही है 1000 और नीची हो रही है तो आ जा रही है 250, तो वो कह रहे हैं भैया 500 होना चाहिए, ठीक है। इनके भी लागत को देख ले रहे हैं कि लागत कम सामान्य लाभ पे रहे, ऊपर से भी रहे सामान्य लाभ पे। यानी सरकार नियमन करके सामान्य लाभ प्रदान करना चाहती है, जहाँ पे बाजार कीमत न तो इनको हानि पहुँचाए उत्पादक को, न उपभोक्ता को, ठीक है। तो सरकार उच्चतम निर्धारित कीमत का निर्धारण करती है। अब ये आवश्यक वस्तुओं पे होता है, जैसे देखो गेहूँ, चावल, तेल, चीनी, ठीक, नमक, तो ये सब चीज़ें हैं। आपने देखा होगा कोटा, कोटा की दुकान होती है ना,
यानी सस्ती दुकान, या फिर इसको कहते हैं क्या, ऐसे राशन की दुकान ना, राशन की दुकान, या ऊपर लिखा होता है सही कीमत की दुकान, इस टाइप से होता है। तो कोटा जो होता है, कोटा करके दुकानदार देता है यहाँ पर। अब क्यों देता है ऐसा? क्योंकि बाजार कीमत यहाँ पे क्या है, ये जो उच्चतम निर्धारित कीमत है और बाजार कीमत, यहाँ पे बाजार कीमत उच्चतम निर्धारित कीमत से ज़्यादा होता है। आप बाजार में लेने जाएंगे वही गेहूं, चावल या तेल या चीनी या मिट्टी का तेल, तो ज़्यादा कीमत में मिलेगा, लेकिन इनके दुकान पे लेंगे, सरकारी दुकान पे, तो कम कीमत में मिलेगा, है ना। लेकिन जब कम कीमत में मिलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे उपभोक्ता आ सकते हैं। भाई राम सुनेगा वो भी दौड़ेगा, श्याम सुनेगा वो भी दौड़ेगा कि भाई हमें मिल जाए, और यहाँ पर कोई भी सुनेगा तो वो सोचेगा कि जाके यहाँ से हम कम कीमत वाले जो सामान है उसको ले लें और ज़्यादा से ज़्यादा ले लें। लेकिन यहाँ पर क्या निर्धारित हो जाता है, कोटा, यानी कि जो मात्रा है वो भी निर्धारित हो जाती है कि एक व्यक्ति को एक कूपन मिलता है और वह उतना ही ले सकता है। यानी एक महीने में मान लो 5 किलो गेहूं ले सकता है, चावल 3 केजी ले सकता है, तेल जो है 2 केजी ले सकता है, चीनी 1 केजी ले सकता है। इस तरह एक व्यक्ति इतना ही ले सकता है। ये कोटा का भी निर्धारण करना पड़ जाता है सरकार को, ठीक है। तो सरकार उपभोक्ता की मदद करना चाहती है, लेकिन ऐसा ना हो कि एक ही उपभोक्ता पूरा का पूरा गेहूं ले ले, बाकी लोगों को ना हो। सरकार यहाँ किस भावना से काम कर रही है, कल्याण की भावना से। तो यहाँ कल्याण की भावना से उसने सोचा कि उपभोक्ता भी ना परेशान हो, उत्पादक भी ना हो, तो उन्होंने एक कीमत निर्धारित कर दी जो कि सामान्य लाभ सबको देगी। तो इस स्थिति में कोटा भी निर्धारित करना होता है कि एक उपभोक्ता कितना माल लेगा, उससे ज़्यादा न ले ले। तो यही सब चीज़ें हैं कि जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो दो चीज़ें, जो काला बाजार की स्थिति है ये भी होती है। आप जानते हैं चोरी से ये लोग क्या करते हैं, गेहूं कम दे करके बाजार में बेच देते हैं बाजार की कीमत पे। तो भ्रष्टाचार भी है, जहाँ नियमन ज़्यादा है वहाँ भ्रष्टाचार भी ज़्यादा है। तो उच्चतम निर्धारित कीमत, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सरकार जिस तरह से उच्चतम निर्धारित कीमत करती है उसी तरह निम्नतम निर्धारित कीमत भी करती है। ये मुख्यतः उत्पादक के लिए होता है, ठीक है, उत्पादक के लिए होता है, क्योंकि इन्हें एक कीमत से बहुत कम मूल्य न मिले। जैसे आपको मालूम है जो किसान होते हैं, किसान अगर मान लो खेती में उनके पास इतना गेहूँ आ गया, तो ये क्या करते हैं, जो अढ़ातिये होते हैं या बिचौलिए होते हैं, वो आके गेहूँ को बहुत कम कीमत पे ले जाते हैं और बाजार में जाके बहुत ऊंची कीमत पे बेचते हैं। तो यहाँ पे किसान को कोई फायदा नहीं होता है। तो सरकार ने क्या कहा, सरकार यहाँ पे अब बिचौलिए नहीं है। सरकार ने कहा तुम हमें कीमत दो, हमें गेहूं दो पूरा का पूरा, और ये इसे यहाँ पे कीमत देती हैं। कीमत कौन सी देंगी, न्यूनतम निर्धारित कीमत। यानी कि मान लो अगर कोई चीज़ यहाँ पे इनकी लागत लग के 500 रुपये में है, तो अढ़ातिये ने क्या किया कि 250 में खरीद लिया और उसको बाजार में 800 में बेच दिया। लेकिन सरकार क्या करेगी, 500 है तो 600 कीमत आप इसको देगी, यानी कि 100 रुपये का फ़ायदा भी हुआ इसे, और सरकार को 600 में मिला, और सरकार बाहर बाजार में क्या करती है, 500 में बेच देती है। 100 रुपये जो है सरकार वहन करती है। तो यहाँ पर क्या है, सरकार कल्याण की भावना से निम्नतम निर्धारित कीमत भी करती है। निम्नतम निर्धारित कीमत के कुछ उदाहरण यहाँ, जैसे कृषि समर्थन मूल्य कुछ खास कृषि वाले फसलों के लिए होता है। न्यूनतम मजदूरी कि मजदूरी भैया इतनी रहेगी, ये नहीं कि ज़्यादा मजदूर हो गए तो आपने अपने मनमाना ढंग से उनको दे दिया, 85 रुपये में काम करा रहे हैं, ऐसा ना होने पाए। कीमत कार्यक्रम यानी कि कुछ चीज़ों का जो कीमत है, ज़रूरत की चीज़ों का, वो निर्धारित होता है। तो सरकार यहाँ पर क्या करती है कि कीमत को गिरने से रोकने के लिए सरकार पहले से निर्धारित कर देती है कीमत को, कि भैया कीमत गिर ना जाए। यानी ज़्यादा अगर पैदावार हो जा रही है, यानी कि सप्लाई अगर ज़्यादा हो जा रही है किसी चीज़ की, तो यहाँ क्या होगा, प्राइस जो होगा वो गिर जाएगा। लेकिन कीमत यहाँ पे सरकार क्या करती है, एक लाइन खींच देती है। कौन, गवर्नमेंट लाइन खींचती है। अब बताइए, जब ज़्यादा सप्लाई है तो इस सप्लाई का क्या होगा फिर, तो गवर्नमेंट इन सप्लाई को ले लेती है और इनका क्या करती है, भंडारण कर देती है। और यही भंडारण जो है सस्ते दामों में कोटा की दुकानों पे मिलता है आपको। आप सोचते हैं ना सस्ते में क्यों बेच रही है सरकार, या फिर कभी कोई विपत्ति पड़े तो इन भंडारण में से निकाला जाता है, ठीक। तो सरकार कल्याण की भावना से दोनों के लिए काम करती है। उपभोक्ता के लिए भी उच्चतम निर्धारित कीमत करती है और उत्पादक के लिए निम्नतम निर्धारित कीमत करती है।
तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। और आशा करती हूँ कि इस चैप्टर में जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आई होंगी, आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। फिर भी अगर कोई आपको क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इस चैप्टर के बाद लाइव क्लास में मैं इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो लूँगी। तो ये चैप्टर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और ना समझ में आए तो एक दो बार और देख लीजिएगा, और अच्छा लगे देखने में, समझ में आए तो भी एक दो बार और देख लीजिएगा। और इसके भरोसे आप नोट्स भी बना सकते हैं। जितना मैं यहाँ पे आपका लेक्चर लेती हूँ उससे आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं अच्छा खासा। ठीक है, तो मैं फिर कहूँगी, अगर कोई चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मुझे सपोर्ट कीजिए। और कोई क्वेरीज है तो भाई कमेंट बॉक्स है ही। चलिए ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।